सर आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले प्रयागराज की धरती पे। यहाँ पे तमाम बड़ी कोचिंग्स यहाँ पर हैं, इसमें हमारी भी संस्थान इस समय यहाँ पे है। अच्छा ये सर क्या रीजन है कि यूपी बहुत लोगों को पसंद है? उसका एकमात्र रीजन है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम क्या है। आप लगातार निहार ही रहे हैं उस प्रतिमा को। ये ऐसी जगह हैं जहाँ आप अपने आप भावुक हो जाते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो ये समझते हैं कि परिस्थितियों के हिसाब से अपने निर्णय कैसे लेने चाहिए। आप यदि अगर वहां जाकर के एक बार गन को देख लीजिएगा, पीछे पिस्टल लिया हुआ हाथ है, बमतुल बुखारा उसका और नाम। बमतुल बुखारा और मूंछ पर ताव है। सर का ये दूसरा प्लेट है, देखिए तीसरे का भी सर प्लान है। नहीं, तीसरा कहीं और। इस समय हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में हैं। इतनी बढ़िया इमारत जिसका पढ़ने में मन ना ही लगता हो, उसका भी मन लग उसका भी मन लगने लगेगा। सर आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले प्रयागराज की धरती पे। तो पूरा दिन भर का तो आपके साथ आज रहना ही है, मतलब एक दिन हम कैसे स्पेंड करेंगे प्रयागराज में? बस मुझे वही 2 घंटा छोड़ दीजिएगा जो इंटरेक्शन वाला टाइम होगा, बाकी आपके साथ हूँ मैं। तो अभी आपने कुछ खाया पिया कि नहीं खाया पिया? इलाहाबाद आकर एक चाट वाली जो दुकान है, अच्छा पंडित जी की चाय। पंडित जी की चाट खानी है। सर हम लोग तो गाड़ी में बैठ चुके हैं, उसके बाद क्या हम लोग चलेंगे सेंटर पे? पहले चलेंगे सेंटर पर थोड़ी देर तो जाना है और उसके बाद आपके साथ भ्रमण वाला जो कार्यक्रम है उसके बाद करेंगे। सेंटर पे जाना है इसलिए बहुत जगह घुमाऊंगा, मतलब जितना भी प्रयागराज में आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आप कहीं भी घुमाइए, लेकिन मुझे खिलाइए पिलाइए। सर जैसे ही रहता है कि बच्चों के साथ बहुत इमोशनली भी अटैचमेंट होता है, सब इतने ऑनलाइन हमेशा देखते रहते हैं आपको, ऑफलाइन पाके जैसे कोई माँ अपने बच्चे से मिलती है, जैसे किसान को अपनी फसल से प्यार होता है, वैसे ही किसी टीचर को अपने बच्चों से प्यार होता है। एकदम प्यार होता है। उसका एक रीजन तो आपने ऑफ द रिकॉर्ड जो मुझसे बात कही, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि आप मेरे न्यूज़ का कार्यक्रम जो देखते थे तो कहीं ना कहीं आप अटैच्ड हैं, पहले से अटैच्ड। तो ये अटैचमेंट इसी तरीके का है जैसे राष्ट्र की भावना होती है ना, कि कहीं ना कहीं साझी एक संस्कृति है, साझी विरासत है, साझी भाषा है, साझा इतिहास है। तो वैसा ही एक अटैचमेंट टीचर और बच्चों का भी है। सर सेंटर आ गया। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। सर कैसा रहा सेशन सेमिनार के अंदर? बहुत शानदार रहा। सारे बच्चों से बातचीत हुई काफी देर तक आप मतलब? हाँ, काफी देर तक बातचीत हुई, क्योंकि जाते हैं 1 घंटे का कार्यक्रम बनाते, लेकिन कार्यक्रम 1 घंटे का रहता नहीं। तो हमारी गाड़ी इधर ही कहीं होगी। भैया गाड़ी कहाँ गई? सिविल लाइंस जो है यहाँ पे तमाम बड़ी कोचिंग्स यहाँ पर हैं, इसमें हमारी भी संस्थान इस समय यहाँ पे है। आज आपको ये जगह घुमाते हैं जहाँ पे किताबों का बाजार, आप कटरा जानते होंगे, कटरा नाम सुना है आपने कभी? कटरा नाम सुना है। वहाँ पे बहुत सारी किताबें भी, अल्लाहपुर सुना है, सलोरी बच्चे क्या करते हैं, मुझे ज्यादातर टीवी पे देखते हैं। हाँ टीवी पे, मोबाइल पे देखते हैं। तो अक्सर आप देखेंगे कि अगर कोई बच्चा देखा तो पहले अपना मोबाइल निकालेगा और चेक करेगा, निकाल के चेक करेगा कि ये वही है। सर बहुत सारी जगह आप हर एक शहर में जाते रहते हैं, तो प्रयागराज के बच्चे कैसे अलग दिखते हैं आपको हर एक जगह से? देखिए, बच्चे अलग असल में नहीं होते। किसान हर जगह का एक जैसा होता है और विद्यार्थी भी हर जगह का एक जैसा होता है ऑलमोस्ट। लेकिन हाँ, हर जगह का अपना एक तेवर है, एक टेम्परामेंट है, तैयारी करने में एक अग्रेशन है। आप देखेंगे पटना में बच्चे बहुत हार्ड लेबर करते हैं। अपॉर्चुनिटीज जहाँ कम रही हैं, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां जहाँ कम रही हैं, सरकारी नौकरियों के लिए उतना ही ज्यादा जीतोड़ मेहनत आदमी करते हैं। भूख तो लगी होगी ना? एकदम भूख लगी है, आप अपना वादा निभाइए। सर गाड़ी आ गई, आइए बैठ। अभी सर हम लोग चले लोक सेवा आयोग के गेट के सामने चल रहे हैं। कुछ दिन पहले पिछले साल तो यहाँ पे जिस तरीके का आंदोलन हुआ था आरओ की परीक्षा को लेकर के, उसके बाद यूपीपीसीएस की परीक्षा को लेकर के, तो जो एस्पिरेंट हैं सर उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं और पेपर लीक का मुद्दा आ जाता है और इस तरीके से काफ़ी चीज़ें सामने जब आती हैं तो उनके सपने टूट जाते हैं, बिगड़ जाते हैं? देखिए, ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है
RO वाला जब पेपर लीक हुआ था या फिर किसी भी लेवल पर जब पेपर लीक होता है। अच्छा देखिए, यहीं पे बच्चे जो है आके इंटरव्यू देते हैं। ये गेट नंबर जो है शायद 2 है। इस समय लोक सेवा आयोग के बाहर खड़े हैं। UPPSC जो कि अपने आप में UPSC के बाद सबसे ज़्यादा चाहने वाला आयोग है, जिसके लिए बच्चे बहुत सारी मेहनत करते हैं। बाहर के भी बच्चे यहाँ पे आते हैं। पिछले साल जब यहाँ पे एक बहुत भयंकर आंदोलन हुआ था, शायद उसका आपने वीडियो फुटेज भी देखा होगा। बच्चे वहाँ से लेकर पूरे वहाँ तक पूरी कवरेज हम लोग कर रहे थे। तो सर, जैसे पेपर लीक की समस्या जो होती है, जो सारी चीज़ें होती रहती हैं, इससे बच्चों के सपने अपने आप में बिखर जाते हैं टूटने के बाद। तो इस पर क्या करना है, सरकार को क्या करना चाहिए इस पर? सबसे ज़्यादा तो ज़रूरत है संवेदनशील बनने की। सरकारों को इस मामले पर संवेदनशील बनना चाहिए। एक बच्चा जो सिर्फ बच्चे के सपने की बात नहीं है, बच्चे के परिवार का सपना जुड़ा हुआ है। एक एक पैसा पाई जुटाकर बच्चा तैयारी करता है। जिस दिन एग्जामिनेशन होने वाला है उस दिन पता चलता है पेपर लीक हो गया। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण किसी भी सरकार के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। और मैंने सिर्फ फुटेज ही नहीं देखा था, मेरा एक कार्यक्रम चलता है 4 डायमेंशन कार्यक्रम में हमने RO वाले पूरे इस इवेंट को कवर किया था। हाँ, और सरकार की इस मामले पर जमकर आलोचना भी की। ये हमारा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, आपका भी है, मेरा भी है। सरकारों से ये उम्मीद क्यों नहीं की जाए कि बच्चों के साथ एटलीस्ट संवेदनशील बनिए, उनकी बातें सुनिए। उनको प्रोटेस्ट करने की नौबत आ रही है। मान लेते हैं कि पेपर लीक के लेवल पर मिस्टेक हुई, लेकिन उसके सुधार के लिए क्या कर रहे हैं ये तो आकर बताइए कि आगे से कभी नहीं होगा, ये तो आश्वासन दीजिए। और बच्चे क्या मांग रहे हैं? जेन्युइनली आपको अपना दायित्व निभाना है, इतना ही तो मांग रहे हैं। अभी SSC में क्या हुआ? SSC के लेवल पर भी यही हुआ। मैंने फिर एक 4 डायमेंशन में वीडियो बनाया SSC के लेवल। बच्चों की इस देश में मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट पर हैं बच्चे तैयारी करने वाले, वो किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले। लेकिन ऐसा क्यों है, ये सरकारों को सोचना पड़ेगा। ध्यान रखिए, ये कोई मजाक की बात नहीं है। अगर इमरजेंसी का दौर जिसने भी पढ़ा है, देखा है, जिसने भी उसके बारे में सुना है, तो सारे युवा ही थे, स्टूडेंट ही थे। वो जमात जो आपको सपोर्ट करती है, अगर आप उसके बारे में संवेदनशील तरीके से नहीं सोच सकते, तो कल को अगर वो विरोध पर आमादा हो जाए तब नुकसान हो जाएगा। सरकारों को भी सोचना चाहिए कि अब ऐसी नौबत ना आए इस देश में कि पेपर लीक हो रहा हो, एग्जाम आप कंडक्ट नहीं करा पा रहे हो और उसके बाद लाठी भी बरसा रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। चलिए, ये बिल्कुल अभी UPPSC के बाहर खड़े हैं। अभी आपसे चर्चा सर करेंगे कि 12 तारीख को प्रीलिम्स आने वाला है, 12 अक्टूबर को प्रीलिम्स है UPPSC का। तो गाड़ी के अंदर बैठे की चर्चा करते हैं किस तरीके से तैयारी करें। अच्छा, ये सर क्या रीजन है कि यूपी बहुत लोगों को पसंद है, सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पे एकमात्र रीजन है, देखिए कोई भी PCS किसी को पसंद है, उसका एकमात्र रीजन है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम क्या है। यूपी क्योंकि हर साल एग्जाम लेता है, हर साल पद आते हैं, तो सबसे ज्यादा पसंद है। अभी हम लोग जो है चल रहे हैं चंद्रशेखर आजाद पार्क के पास, जहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी जो है समाधि उनकी स्थल है। चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में सर आपको क्या राय है? मतलब फ्रीडम फाइटर्स। चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में तो वन ऑफ द ब्रेवेस्ट अगर स्टोरी है कोई तो चंद्रशेखर आजाद जी। परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेकना है, अंत तक लड़ना, अंतिम तक लड़ने की जो जिद है ना उनकी, समर्पण नहीं करना है परिस्थितियों के सामने और बुरे वक्त के सामने, ये सीखने लायक है आजाद जी से। अभी सर हम लोग चंद्रशेखर आजाद जी पहले आए हो यहाँ? नहीं सर, इसीलिए तो आया। शाम को सर यहाँ पे बहुत सारे लोग इवनिंग वॉक भी करते हैं, मॉर्निंग वॉक भी। यहाँ मैं इवनिंग में आया हूँ। सर आप लगातार निहार ही रहे हैं उस प्रतिमा को, और थोड़ा सा आंखों से आपके पता चला कि भावुकता भी आपके अंदर आ रही है। ये ऐसी जगह हैं जहां आप अपने आप भावुक हो जाते हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे पहली मर्तबा आप आ रहे हैं क्या? मैं तो पहली बार आया हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, लेकिन मैं महसूस करना चाहता हूँ यहाँ के सन्नाटे को, जो उस दिन जिसमें सिर्फ गोलियाँ गूंजी होंगी और उसके बाद शायद कुछ सिपाहियों के कदम ताल। और मतलब मैं सर से रास्ते पर बोलता रहा कि सर ने पूछा कि कहीं जाना है, मैंने कहा कि वहीं जाना है, एक ही जगह जाना है। तो यहाँ मैं ज़रूर आया, मुझे आना ज़रूरी था।
ये जैसे ही तो हम महसूस लोग किया। एयरपोर्ट पर उतरे वहाँ से चलते हुए यही बात हुई जी कि वहाँ जरूर जाए। धीरज की वहाँ ख्वाहिश जरूर थी कि भाई वहाँ चलना है। आपकी सर इस सर ने पूरी भी कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मालूम है कि शहीद होना इतना, मतलब हमको लगता है कि बस क्या है, उस समय चरम रहा होगा राष्ट्रवाद का, किसी ने गोली चला ली होगी, शहीद हो गए होंगे, इतना आसान नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति जो गांधीवादी विचारधारा से शायद शुरुआत में प्रेरित थे, पर कभी कभी परिस्थितियां होती हैं, गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, फिर उन्होंने कहा कि शायद कुछ और रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो सर ने शायद, आपको मुझे याद आ रहा है अभी बीच में कहा कि ये वो व्यक्ति हैं जो ये समझते हैं कि परिस्थितियों के हिसाब से अपने निर्णय कैसे लेने चाहिए। निर्णय लिया था कि शांतिपूर्वक आज़ादी करानी है, पर समय आ चुका था कि क्रांति करना है। कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ का सन्नाटा, मतलब मैं भी कई बार यहाँ पर आया हूँ, और लेकिन ये चीज़ कभी दिमाग में आई ही नहीं सर। असल बात तो ये है कि ऐसी जगहों पर ना, अब जैसे वो वहाँ खड़े हैं तो समझिए कि वो महसूस ही कर रहे हैं। आप यदि अगर वहाँ जा करके एक बार गन को देख लीजिएगा, सर गन को चले देंगे सर। आपको ये पता था पीछे पिस्तौल है? नहीं, ये मुझे नहीं पता था। ये मैं पिछली बार भी आया तो मैं मेरे ध्यान पे नहीं आया। बहुत लोग सर वहीं आगे से होके चले हाँ, आगे जाते हैं। से बताया कि भाई पीछे पिस्टल लिया हुआ हाथ है बमतुल बुखारा उसका और नाम बमतुल बुखारा और मूंछ पर ताव है। है। हाँ, आप जैसे जैसे उसके नज़दीक जाते हैं, और बहुत सही बात है कि इसको बयान करने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सन्नाटा ही है, इसको महसूस करने की महसूस ज़रूरत है। कीजिए। तो महसूस करने को, जब आप सिर्फ महसूस करते हैं कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को, हमेशा आप शब्दों में नहीं बयान कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप यहीं आए हैं तो मैं गया था गांधी जी के म्यूज़ियम में। अब गांधी जी ने जो चिट्ठियां लिखी हैं, आप एक एक अक्षर को जब देखिएगा ना तो आपका अंदर से आपके रोंगटे खड़े हो। सही बात है। भाई फील कीजिए कि गांधी जी ने लिखा है अपने हाथ से कोई खत, और उसके एक एक अक्षर आपको सामने दिख रहे हैं। इस पार्क में जैसे ही तुमने ये कहा ना कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ गोलियों की आवाज़ तड़तड़ा रही होगी, जी तो फिर लगता है कि अंदर से मतलब इंसान सिहर गया, सर, वो कांप गया। सच में, मतलब वो जो एक एक्सप्रेशन था, मतलब आता है जो अंदर, फील जो आता है, फील आता। ओहो। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप गोलियों की ताड़ ताड़ जो है वो तो आप सुन ही रहे हैं। सोचिए इतने सारे सैनिकों का कदम ताल है, खट 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 खट। और उस ऐसे पार्क ऐसे, में हैं हम लोग। ऐसे हर जगह, जब आप जलियांवाला बाग चले, हाँ सही बात है। मतलब अंदर से आपको कपकपी लगेगी, ठंड, सेहरन जिसको कहते हैं आप, सेहर गई। साहित्य की नगरी इलाहाबाद, प्रयागराज हमेशा से ही एक गढ़ रहा है, बुद्धिजीवियों का गढ़ रहा है, साहित्यकारों का गढ़ रहा है। सिविल सर्विसेज में देखेंगे तो एक समय तो दिल्ली उतना बड़ा गढ़ नहीं था, हाँ, जिस समय इलाहाबाद गढ़ हुआ करता था। हाँ, सारे खास लोग तौर से भाग कर यहीं आते थे। ठीक है, और आइए बैठते हैं थोड़ी देर। हाँ सर, तो मन यही कर रहा है कि एक दो दिन और रुका जाए। हाँ हाँ, रुकिए, रुक जाते हैं, संगम चलते हैं फिर। हाँ, संगम में पानी इस समय ज़्यादा होगा। चलिए सर, हम लोग अब धीरे धीरे करके हाँ, हम लोग गेट के चला बाहर जाए। तक आ चुके हैं। और मुझे लग गई है भूख। तो चलिए सर, चलते हैं, चाट उड़ाते हैं। सर ये देखिए इधर कंपनी गार्डन के बगल सर ये मुस्लिम हॉस्टल है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का। अच्छा, 1892 में इसकी स्थापना हुई थी। अरे वाह। और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के सर कम से कम 8 से 10 हॉस्टल है, आप तो नाम सुने होंगे। जहाँ से ए.एन. झा हॉस्टल है सर, ए.एन. झा से ना, मतलब हमारे जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल ए.एन. झा है, वहाँ से एक एक टाइम में यूपीएससी के टॉपर 1, 2, 3 इस तरीके से रैंक वहाँ पे अभी भी बोर्ड पे लगा हुआ है कि कौन कौन लोग वहाँ निकले हैं। सर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद भी तो अपने आप में ISPCS की फैक्ट्री कही जाती थी। एकदम। सर दिल्ली में बहुत सारे बच्चे आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मिलते थे कि नहीं मिलते थे? दिल्ली में भी मिलते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे तो मुखर्जी नगर में भरे पड़े हैं। बहुत ज़्यादा भरे हैं सर इलाहाबाद ये यूनिवर्सिटी के। पूरा बेल्ट जो है अपना, हाँ, हाँ। आजमगढ़ हो गया, इधर गोरखपुर हो गया, हम्म। इलाहाबाद हो गया, ये सारे बच्चे किसी न किसी तरीके से मुखर्जी नगर और नेहरू विहार वाले जो हिंदी माध्यम से हैं वो संपर्क में रहते ही रहते हैं, और किसी न किसी कमरे में मिल ही जाते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है एक तरीके से हम कहते हैं कि यहाँ पर
जो इसका यहाँ के बच्चे छात्र यहाँ के बच्चे प्रोडक्ट होते हैं। और जो इसका लोगो है यावत्या शाखास्तवंतो वृक्षा, यानी कि जितनी वृक्ष उतनी जितनी शाखाएं उतने वृक्ष, मतलब हर शाखा अपने आप में एक वृक्ष के समान है। मान लीजिए विरध यहाँ रह रहे हैं और बहुत ही अच्छे जानकार हो गए हैं। अब विरध के गांव से मैं आया हूँ, अब मैं इनके संपर्क में हूँ, इनको मुझे दिशा दिखाने वाला कोई व्यक्ति मिल गया, तो शाखाएं ऐसी ही तो बनती हैं। हाँ हाँ। कि धीरे धीरे ये चेन की तरह आगे बढ़ता रहा। सर आप किस शहर से हैं? आरा शहर से। अच्छा, बिहार के आरा से हैं आप? हाँ, वीर कुंवर सिंह की धरती। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। सर बिहार के लोग जो है मतलब सबसे अलग होते हैं, कहीं भी जाते अपनी छाप छोड़ देते हैं। किस सेंस में? सर हर सेंस में। प्रणाम। बहुत सारे बच्चे भी यहाँ मिल रहे हैं सर से। अच्छा, बैच के क्या नाम है? पिछले में थे क्या? पिछले में थे, याद है। चाट खाने आए हैं हम, इसीलिए तो आए हैं। मैं आपसे यूट्यूब पे पढ़ता हूँ। ऐसे स्टडी आईक्यू पे आपसे पॉलिटिक्स क्लास है। मैं यही पढ़ी स्टडी आईक्यू पे तो हो गया। क्या नहीं हो रहा था? मेरा मतलब मुझे पॉलिटी और हिस्ट्री समझ में मतलब आ रहा था, समझ में मन में बैठ नहीं रहा था, मतलब सीक्वेंस वाइज। लेकिन जब भी मैंने स्टडी आईक्यू पे आपका जो एनसीईआरटी का लक्ष्मीकांत का चला था, वो देखी थी पिछले साल, और इस बार सर का हिस्ट्री देखी। तो बाद में एक बार हुआ कि अगर स्टडी आईक्यू पे पढ़ती तो मतलब कम में भी हो जाता और अच्छा भी था। 26 वाला एग्जाम देना है आपको? जी, इसलिए मैं इंटर्नशिप अभी नहीं हुआ, अभी डायरेक्ट टेस्ट देके ऐसे कर ली। अभी आप खड़े हैं सर, बहुत सारे बच्चे देख भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चे संकोच भी कर रहे हैं कि कैसे सर से मिल रहा है। इसमें मटर नहीं डालता है? डाला है। सर का ये दूसरा प्लेट है, देखिए सर दूसरा प्लेट चल रहा है। हाँ भाई, दूसरा है। तीसरे का भी सर प्लान है? नहीं, तीसरा कहीं और है। गाड़ी में बैठे? हाँ, गाड़ी में चलिए। पंडित जी की चाट खाते खाते अब हम लोग सर चल रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की आर्ट्स फैकल्टी। अभी तो सर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2005 के बाद से बन गई। हाँ। इसके पहले स्टेट थी, फिर चौथी सबसे पुरानी सर यूनिवर्सिटी भारत की है। हाँ, इसीलिए तो इसको ऑक्सफोर्ड बोलते हैं। ऑक्सफोर्ड ही बोलते हैं ना? हाँ, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट बोलते हैं सर इसको। सर देखिए, ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का लोगो है, यावत्या शाखास्तवंतो वृक्षा, कॉट रमी टॉट और बस। ये एस्टैब्लिश्ड है 1887 में। सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में सर आपका क्या कहना है? ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ISPCS के सिलेक्शन भी हुए हैं, और अभी भी जो AIR 1 रैंक शक्ति दुबे मैम है वो यहीं की ही स्कॉलर रही हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो हमेशा से ही रिजल्ट भी देते रहा है, विद्वान भी देते रहा है, राजनीतिक भी देते रहा है, हर तरह से समृद्ध है। सिर्फ सिविल्स के लिए ही नहीं, बल्कि अगर पॉलिटिक्स में भी देखेंगे तो भाई इस यूनिवर्सिटी का पॉलिटिक्स में जितना योगदान है शायद ही किसी का होगा। 4 प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति, न जाने कितने मुख्यमंत्री इस विश्वविद्यालय में हैं। इस समय हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में हैं, और इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय को देखना और यहाँ पे आने का सब किसी का सपना होता है। और शायद अमृत सर आज पहली मर्तबा सर आप इस कैंपस के अंदर आ रहे होंगे। कैंपस के भीतर पहली बार आप आ रहे होंगे सर। ये सीनेट हॉल कैंपस है, और इसकी इमारत सर देखकर आपको क्या लग रहा है? 1887 में जो विश्वविद्यालय एस्टैब्लिश्ड है ऑब्वियसली। मेरे सर कुछ आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं, मतलब इसकी ग्लोरी के बारे में? देखिए, ग्लोरी के बारे में भी सर ने थोड़ी देर पहले बोला था कि मतलब हम अगर एक शब्द में बोलते हैं ना, इसको पूर्व का ऑक्सफोर्ड, समाहित है सब कुछ इसमें। ये स्मारक देख करके ही लगता है कि अब मैं क्योंकि इतिहास का हूँ, तो इतिहास में एक अद्वितीय अंग होता है कला एवं संस्कृति का। तो इमारत को देखिए, ये इमारत आज नहीं बनती, ये अपने आप में एक स्मारक कला को निहारता हुआ, प्रकट करता हुआ जागता उदाहरण। मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि मतलब इतनी बढ़िया इमारत, जिसका पढ़ने में मन ना ही लगता हो, उसका भी मन लगने लगेगा कि पढ़ लेते। JNU कैंपस में जाते थे अंदर तो इतना खुला सा था। गंगा हॉस्टल, कावेरी हॉस्टल,
एक ढाबा है वहाँ, गंगा ढाबा। वहाँ पत्रकारों की जमात जाती है रात में, जितने नाइट ड्यूटी वाले हैं सब वहाँ जाकर गंगा ढाबा पे, अगर मैं नाम याद कर पा रहा हूँ, गंगा ढाबा ही था। रात भर वहाँ जमघट लगता है पत्रकारों का, और वहीं से कोई न्यूज़ आती है तो लोग चले जाते हैं। सौभाग्य है सर, मैं भी इस इंडस्ट्री में पहली बार ही कदम रखा हूँ और इसको एक सौभाग्य की तरह ही देख रहा हूँ। अच्छा, फिर फंसा लिया है इसको भी आँख में। सर दोस्त है वहीं फोन जाके बता दिया कि सर आए हैं। क्या सभी चल है, यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। कैसा तैयारी चल रही है, कैसी? तैयारी ठीक चल रही है। ये अभी मिले थे, इनको मैंने कैमरा सबको लगवाया फोन है। करके बता दिए कि जल्दी जल्दी। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिए आप लोग। शानदार है ये, इसकी बिल्डिंग भी बहुत शानदार है, एम्बियंस बहुत शानदार है। अच्छा सर, जैसे कि 12 अक्टूबर को यूपीपीसीएस है, तो उसकी तैयारी किस तरीके से बच्चे करें, कैसी उनकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या चीजें वो देखिए, ज्यादा अब फोकस जो भी करें? परीक्षाएं बिल्कुल नजदीक आ गई, उसमें तैयारी का स्तर तो अब पूरा हो चुका है, तो अब जो भी करना है रिवीजन करना है। अंतिम दिनों में अपनी तैयारी को समेटना चाहिए। तो अभी चलिए और 10-15 दिन आप अगर कोई नई चीज पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिए, लेकिन उसके बाद रिवीजन बहुत अच्छे से कीजिए। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि हम एक बार रिवाइज करके चले गए। रिवीजन का मतलब है कि जो आपने पढ़ा उसको कंसोलिडेट करने के लिए कम से कम 3 से 4 बार का रिवीजन चाहिए। सोर्स क्या होना चाहिए करंट अफेयर्स का? मतलब सबसे आप अच्छा खुद ही- सोर्स है न्यूज। जब आप शुरू में न्यूज़पेपर उठाइएगा तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप यूज टू हो जाते हैं पढ़ने से, जैसे हम एक प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं द हिंदू का एनालिसिस, उससे हम यही चाहते हैं कि बच्चे यूज टू हो जाएं कि इस न्यूज़पेपर को पढ़ने में क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें छोड़नी है। ठीक है, नहीं पढ़नी। इस बात से जैसे ही आप यूज टू हो जाते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना आसान है। अच्छा सर, पीवाईक्यू कितना इम्पोर्टेंट है? पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो या कोई भी परीक्षा हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही बताते हैं कि इस एग्जाम का लेवल क्या है। तो इस एग्जाम के लेवल को सेट करने के लिए अपने आपका दिमाग में जब ये चीज सेट हो जाती है तो आप पढ़ते हैं, उसी हिसाब से क्वेश्चंस दिमाग में सोचते हैं कि अगर इससे क्वेश्चन बनेगा तो क्या बन सकता है, ये किस लेवल का बन सकता है। तो यूपीएससी के लेवल पर या यूपीपीसीएस के लेवल पर, दोनों ही लेवल पर आपको हमेशा पीवाईक्यू देखने की आदत होनी चाहिए। और दिन भर में अगर आप 5 भी पीवाईक्यू देखते हैं तो ये आपके दिमाग को इस बात के लिए तैयार कर देता है कि इस परीक्षा का लेवल ये है। और आप कई बार देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हुआ है पढ़ाई के दौरान, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पीवाईक्यू बनाने के दौरान। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी बनती है उससे। या हो सकता है कहीं आपने पढ़ने के दौरान कुछ कंफ्यूजन आपके दिमाग में रह गया, लेकिन जब पीवाईक्यू बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आपको लगेगा कि अच्छा ये बात तो आज जाकर मुझे समझ में आई, उस समय तो मैंने पढ़ लिया था लेकिन बात नहीं समझ में आई थी। तो ये एक फायदा है। अच्छा सर, एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं इतनी मोटी मोटी किताबें, लक्ष्मीकांत जैसे किसी ने पढ़ा, कोई स्पेक्ट्रम पढ़ रहा है हिस्ट्री की, तो उसका शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, किस तरीके से मतलब उसको ड्राफ्ट कैसे बनाए उसका किसी भी टॉपिक का, क्योंकि लिखना बहुत कठिन है सर। बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन आज के रील्स के एरा में लिखावट पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। दुनिया रील्स वाली बदली है कि शॉर्ट वीडियोस चल रहे हैं, लिखने वाली नहीं बदली है। लिखने में तो आपको लिखना पड़ेगा ना, एआई आ गया है लेकिन एआई आपके बदले में लिखेगा नहीं, तो आपको हर हाल में खुद लिखना पड़ेगा। अब सवाल है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। ये ज्यादा बेहतर तो हम लोग अपने कोर्स में जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के दौरान बच्चों को समझ में आने लगता है। जैसे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के प्रोविजन है, सिटीजनशिप के प्रोविजन है। तो आर्टिकल 5, 6, 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10, 11 हम इसको 3 हिस्से में बांटकर हम लोग बताते हैं कि भाई 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या है। और बहुत आसानी से इसको बता दिया जाता है कि 5, 6, 7 को एक साथ रखना। ठीक है, कि जिस समय देश आजाद हुआ, संविधान प्रारंभ हो रहा था, उस समय नागरिकता कैसे मिलेगी 5 में। जो लोग पाकिस्तान से आए हैं उनको नागरिकता कैसे मिलेगी 6 में। जो लोग पाकिस्तान चले गए और फिर वापस आ गए उनको नागरिकता कैसे मिलेगी 7 में। फिर 8 में जो लोग उस समय जब देश आजाद हुआ, संविधान प्रारंभ हो रहा था, तो जो लोग देश से बाहर थे
पढ़ने गए थे या किसी भी वजह से बाहर रह रहे थे, उनको क्या करना होगा। 9 में है कि अगर आपने किसी दूसरे देश की स्वेच्छा से सदस्यता ले ली तो आपकी सदस्यता इन द सेंस नागरिकता ले ली तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। फिर 10 और 11 संसद की विधियों के बारे में बात करते हैं। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन जब आपने इसको फ्लो चार्ट में बना दिया और बच्चों के दिमाग में एक बार बैठ गया तो अब ये बहुत आसान होगा। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स बनाने में आपने उतना पढ़ा लेकिन नोट क्या किया, तो 5, 6, 7 यही टॉपिक्स नोट किए और उसके नीचे जो प्रोविजन है, जो डेट्स है, वो दो कीवर्ड्स में लिख ली। पाकिस्तान से हाँ, बस इतना ही। उसमें एक डेट आता है, उसमें डाल दीजिए 19 जुलाई 1948। उससे आपको याद आ जाएगा कि 19 जुलाई 1948 लिखा हुआ है, इसका यही मतलब था।